नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज में। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की इस वीडियो में मैं अपनी DSSB की जर्नी के बारे में आप लोगों के सामने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। किस तरीके से मैंने DSSB का PRT एग्ज़ाम क्रैक किया था। और ये बात है 2009 की। उस टाइम पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न हुआ करता था वो सेम ही था, बट उसमें जो क्रिटिकल लेवल था वो उतना ज़्यादा नहीं होता था चीज़ों को लेकर के। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती थी आपके लिए। और वो पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा था मेरा, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम देखें तो DSSB का हाल इतना अच्छा नहीं था। मतलब DSSB एग्ज़ाम इतना जल्दी कंडक्ट नहीं कराती थी। एग्ज़ाम कभी अनाउंस हो रहा है ना, फॉर्म्स कब निकलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती थी। और मैंने 2009 में सक्सेसफुली पहले अटैम्प्ट में ही DSSB को क्रैक किया था। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने DSSB की MCD के अंदर जॉब ज्वाइन की थी। और उस टाइम पर मेरा KVS में भी सिलेक्शन हुआ था PGT इंग्लिश के लिए, लेकिन मैंने KVS को ज्वाइन ना करके, क्योंकि KVS में मेरी पोस्टिंग बहुत दूर की तरफ थी, तो मैंने इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि दिल्ली की जॉब ज़्यादा बेटर होती है, तो मैंने DSSB की बेशक से PRT थी तो मैंने PRT ज्वाइन कर ली थी। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या बुक्स पढ़ी, मैंने क्या स्ट्रैटेजीज़ लगाई, किस तरीके की मेहनत आप भी कर सकते हैं अपने DSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो मैंने की थी, जिससे पहली बार में, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ा, मैंने पहली बार में एक सही स्ट्रैटेजी के साथ उस चीज़ को किया और मेरा फाइनली DSSB में सिलेक्शन हुआ था। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जब मैंने DSSB की एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर कोचिंग्स वगैरह तो नहीं, बहुत ही रेयर थी, एक दो कोचिंग्स हुआ करती थी। और उस टाइम पर DSSB को लोग सेल्फ़ प्रिपेयर ही किया करते थे, क्योंकि सेल्फ़ प्रिपेयर करने में एक फ़ायदा तो ज़रूर होता था कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता था अपने पास स्टडी करने का, क्योंकि कोचिंग में थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हम जाते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं, वहाँ से आते भी हैं, है ना, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, क्लासेस कैंसिल हो जाती है वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें भी हमें दिक्कत देती है। तो मैंने एक प्लान बनाया था फुल प्रूफ कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मुझे बुक्स सारी खरीदनी है। सारी इन द सेंस, मैंने सोचा था कि अगर एक बुक से एक क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, और जितने भी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए 200 क्वेश्चन हैं, तो मुझे 200 बुक्स भी खरीदनी पड़ी तो मैं खरीद लूँगा। तो मैं डेली क्या करता था कि कभी किसी बाज़ार में जाता था, जैसे जो बुक्स के जो बाज़ार लगते हैं, संडे को संडे बाज़ार लगता है, नई सड़क जाया करता था, और जितने भी पब्लिशर थे ना, जो भी DSSB से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, मैं सब पे गया और मैंने बहुत सारी किताबें ला करके अंबार लगा दिया घर में। मेरा मतलब पूरा दिन यही जाता था कि मैं आज इस पब्लिशर के जा रहा हूँ, कल उस पब्लिशर के जा रहा हूँ। सारी बुक्स खरीदी, उनको पढ़ा, देखा, तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आया मुझे, 40 to 50% कॉपी पेस्ट ही था। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद कंटेंट से ज़्यादा मुझे क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, कि मुझे लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सब में तो सेम ही दिया हुआ है, तो बुक्स को इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने सटीक एक सिलेबस प्रिपेयर किया। सिलेबस में मुझे पता चला कि किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब मैंने वो टॉपिक निकाले, और उस टॉपिक को मैंने किसी भी बुक से अगर मैं पढ़ लूँ तो सेम ही मेरे को कंटेंट निकल करके आ रहा था, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि उस टॉपिक को निकालने के बाद मैंने फाइनली अपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट किए। उसमें काफ़ी बुक्स ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि CDP वगैरह के लिए मैंने काफ़ी सारे पब्लिशर्स पढ़े, जिनसे मुझे थोड़ी नॉलेज हुई, चीज़ों को पता चला कि हाँ, कितना डिटेल में हम जा सकते हैं और कितना पढ़ने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि सभी में ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर ही दी हुई थी, लेकिन कुछ में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रखी थी कि कुछ एक्स्ट्रा था, कुछ एक्स्ट्रा था। तो मैंने उन एक्स्ट्रा को भी इकट्ठा किया और एक फुल प्रूफ, मतलब 10 किताबों का एक निचोड़ बना करके अपने नोट्स तैयार किए, और उन नोट्स में मुझे काफ़ी हेल्प किया। इससे ज़्यादा मुझे और हेल्प अगर किसी ने किया तो मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ने किया। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 तो सभी का सिमिलर आता है, तो मैंने उस टाइम पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम का भी जो पार्ट 1 था ना, मैंने वो भी मतलब क्वेश्चन पेपर्स जो थे उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट किया। जब उनका सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैं पैटर्न पर रहा, स्ट्रिक्टली पैटर्न पर रहा। मैं मार्केट से कोई ऐसे प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं खरीदता था। मैं मार्केट में जाता था तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदता था। सोचता था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से डाउनलोड हो जाए या कहीं से किसी बुक मिल जाए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। और DSSB के हो तो बहुत बढ़िया बात है, चाहे वो PGT के हो, TGT के हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर के हो, चाहे किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट के हो, चाहे ग्रेड 2 के या ग्रेड 4 के हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी और उनको सबको प्रिंट आउट निकाला, और आज भी मेरे पास अगर वो देखें तो सारे नोट्स पड़े हुए हैं। और वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने इकट्ठे किए थे DSSB के, टीचिंग नॉन टीचिंग, बहुत सारे, मतलब बहुत पुराने 20-20 सालों के मेरे पास पड़े हुए हैं।
तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हुई उनसे। तो एक तो मैंने सारी बुक्स निकाल कर एक निचोड़ बनाया और उससे नोट्स तैयार किए। दूसरा, मुझे प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही प्रैक्टिस करे, जिससे मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, क्योंकि वही आपको पैटर्न पर रहने पे मजबूर करते हैं। और अगर आप उस पर रहते हो तो आप एक पैटर्न पे ही रहोगे, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ पैटर्न चले गए तो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से मैं कैसे बचा? देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे नहीं भागा। मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। अब मैं ज़बरदस्ती उनको सॉल्व करने के पीछे भागूंगा तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपना नेगेटिव मार्किंग करके और मैं अपने आते हुए नंबर भी कटवा लूँगा। तो मैंने सिर्फ उन पर फोकस किया जो कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन 2 एग्ज़ाम में या 2 से 3 एग्ज़ाम या 4 एग्ज़ाम, मतलब मिनिमम 2 एग्ज़ाम में आया ना, तो मैंने उसको टॉपिक में काउंट किया और उसको ज़रूर प्रिपेयर किया। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो सिंगल बार आया तो उसको मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किया, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही बार आया और फिर कभी दोबारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऐसे बहुत टॉपिक हो जाएंगे अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो एक ये स्ट्रैटेजी मुझे काम आई। और उस टाइम पर अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे और हेल्प करी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 1-2 टीचर्स थे जो DSSB में लगे हुए थे। मैं उनसे भी कोशिश करता था कि मैं उनसे मिल सकूँ या उनके खुद के नोट्स हों, उन नोट्स के ज़रिए मैं कुछ सीख सकूँ। तो मुझे आज भी याद है कुछ किशोर नारायण सर करके थे, जिनकी पोस्टिंग थी चाणक्यपुरी के अंदर, एक MCD का स्कूल है, वहाँ पर पोस्टिंग थी। तो उनका रेफरेंस मुझे किसी ने दिया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी, चीज़ें बताई मुझे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, कौन सी चीज़ें आप करें, कौन सी चीज़ें ना करें। तो मुझे लगता है उस एडवाइस ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया DSSB को क्रैक करने में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आपकी हार्डवर्क से ज़्यादा ना आपका स्मार्ट वर्क आपका DSSB का एग्ज़ाम क्रैक कराएगा। क्योंकि मैंने हार्डवर्क पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि हार्डवर्क मैंने शुरुआत में करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ करके मैंने स्मार्ट वर्क पे काम किया। मैं पैटर्न पर रहा। मैंने चीज़ों को, एक बड़े फेमस IAS ऑफिसर भी है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर का मतलब यह है कि आप कम कंटेंट तैयार करो, उस कम कंटेंट को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 101% आपकी एक्सपर्टीज़ हासिल होगी। तो मैंने इसलिए जितना हो सकता था कंटेंट को कम करता रहता था। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो बहुत सारा कंटेंट था, उसके कुछ दिनों बाद मैंने कंटेंट को कम किया, फिर उसके कुछ दिनों बाद कम किया, फिर उसके बाद और कम किया, फिर फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम का डे था ना, सिर्फ 2 पेज के ही नोट्स थे मेरे पास और पूरा DSSB का पेपर उसमें मैंने समराइज़ किया हुआ था कि मुझे ये चीज़ें फैक्ट ध्यान में रखने हैं या इन चीज़ों का फोकस करना है मुझे। और बड़ा एंटरटेनिंग सा था, मतलब पूरा जो प्रिपरेशन। अभी तो देखा मैंने कंपटीशन बहुत बढ़ गया, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। बड़ा एंटरटेनिंग सा था माहौल, मतलब मज़ा आता था। मतलब मिनिमम अगर आप मेरे से पूछो कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो मिनिमम मैं 8 आवर्स तो पढ़ता ही था किसी भी डे में। 8 से ज़्यादा रहने की कोशिश होती थी मेरी। मैंने स्लॉट्स बांटे हुए थे, जैसे मैं मॉर्निंग में 2 घंटे देता अपने आप को, फिर आफ्टरनून में अपने आप को 2 घंटे देता था, फिर इवनिंग में 2 घंटे देता था और एक नाइट में 2 घंटे देता। और बाकी बचे हुए टाइम में मैं क्या करता था, मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था या कुछ भी ऐसा इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करता जिससे अपने आप को मेडिटेट कर सकूं, अपने आप को फ्री रख सकूं, अपने आप को मेंटली फ्री रख सकूं। स्पोर्ट्स वगैरह करने की कोशिश करता था। म्यूज़िक सुनने का उस टाइम बड़ा शौक था, तो एक छोटा सा आईपॉड लेकर म्यूज़िक सुन लेता था जब टाइम मिलता था। और बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करके, अपनी प्रैक्टिस करके मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश की। और जब पहली बार जॉब लगी थी तो मेरा जमुना पार सिलेक्शन हुआ था। और जमुना पार जब सिलेक्शन हुआ था तो मैं यहाँ से ट्रैवल करके जाता था और मुझे एटलीस्ट 2 घंटे लगते थे अपने स्कूल पहुँचने के। और उस टाइम पर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि देखो, मैंने जॉब पाने के लिए कितनी सारे स्ट्रगल किए और अब जॉब करने के लिए भी मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फिर मैंने अगर मैं बताऊं तो जो एक्सपीरियंस रहा मेरा जॉब ज्वाइन करने का, वो काफ़ी अच्छा रहा। और स्कूल्स थोड़े से ऐसा था कि दिल्ली गवर्नमेंट उस टाइम पर स्कूल्स इतने ज़्यादा बेटर नहीं हुआ करते थे। MCD के स्कूल्स में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते थे। उनको रेडी करना और उनको फिर पढ़ाना, उनको होमवर्क देना, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था। फिर मैंने उसको अच्छे से किया। उसी में साथ के साथ मैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी पढ़ाता था और मेरा KVS में PGT इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ ही था।
तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था इसलिए क्योंकि वो दूर था। अगर मैं वो ज्वाइन कर लेता तो शायद मैं KVS के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको बता पाता। और फिर मैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को पढ़ाता था साथ ही साथ, और उस बीच में मैं 3 साल मैंने DSSB PRT की जॉब की। और फिर मुझे थोड़ा सा पैशन इस तरफ जागा कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए। वो पैशन ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने फाइनली 3 साल के बाद अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम पढ़ाना कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को स्टार्ट किया, जिसमें DSSB की जर्नी, DSSB को प्रिपेयर करना, DSSB में सेलेक्ट होना, DSSB में जॉब करना, इस एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया हमारी कॉम्पिटेटिव टीचिंग की जर्नी के लिए। क्योंकि इन सब से जो मैंने सीखा था ना, फिर वो बच्चों को जब बताना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो उससे काफ़ी रिजल्ट्स आने स्टार्ट किए। और मैं करीबन आप समझ लीजिए जब से मैं DSSB में 2009 से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ, और आज तक मैं ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा रहा हूँ। हमारा रोहिणी दिल्ली के अंदर सेंटर है, और अभी KVS में भी काफ़ी सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए। तो मैं हर किसी को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको DSSB एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, कंटेंट को इतना अच्छा बना लो, और कंटेंट को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि कंटेंट अपना खुद का बनाओ। रेफरेंसेस बहुत सारी जगहों से ले लो। रेफरेंसेस के लिए मैं बुक्स बताऊंगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि DSSB की फुल फ्लेज स्ट्रेटजीज़ में बताऊंगा, बेस्ट बुक्स बताऊंगा, और आप किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें DSSB को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस पर फोकस बनाए रखें। जिस दिन से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, उस दिन से तब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक पैटर्न पर रखेगी, आपके अंदर स्मूथनेस लेकर के आएगी, आपकी एक्सपर्टीज़ हासिल करेगी, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बहुत कुछ रिवील करूँगा, अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, मैं अपने एग्ज़ाम टाइम में एक एक चीज़ बताऊँगा डिटेल में, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करके जाना। और अगर कोई सवाल हो DSSB से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट भी ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट उस चीज़ के लिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी होगी तो सिलेक्शन 101% होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।